everyone, welcome back. As we are doing chapter 6 of Geography of 10th Standard Manufacturing Industries, and in last two videos we have discussed about importance of manufacturing industries, classification of manufacturing industries और classification में mainly जो है agro based industries like jute industry and textile industry और आयरन बेस्ड यानी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो हमने लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस किया है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एल्युमिनियम स्मेल्टिंग दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन मिनरल, कि एक मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. फीचर्स है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की, क्या फीचर्स है? इट इज लाइट, रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, यानी कि यहाँ पर इस मेटल में जो है जंग नहीं लगती है, एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, कि दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स करके इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो ये जो है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग यानी जो मेटल है इसकी फीचर्स हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे 3 मार्क्स में. और क्या काम आती है ये, इनका यूटिलाइजेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं एंड वायर्स. इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ, किसका सब्स्टिट्यूट है ये? स्टील, जिंक एंड कॉपर. मेनली सेंटर्स वेयर आर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स लोकेटेड. मेन सेंटर्स आर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के ऊपर, मेनली इसकी फीचर्स पर जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? मेनली जो है इसको रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसका जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, दोनों की रेगुलर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की भी और रॉ मटेरियल की भी. और बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है दैट इज बल्की, बहुत हैवी मटेरियल है अपने आप में, एक रेडिश रॉक है जिससे कि ये एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का काम होता है. नेक्स्ट है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बाद केमिकल इंडस्ट्रीज. अब केमिकल इंडस्ट्रीज जो है ये इंडिया में बहुत मतलब फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, कि जितना ज़्यादा केमिकल्स का जो है आजकल हर प्रोडक्ट में जो है यूज़ हो रहा है, फार्मर्स भी अपने फार्म्स में क्रॉप्स में केमिकल्स का यूज़ करते हैं. इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक कॉस्मेटिक्स या इसके अलावा डिटर्जेंट, सॉप, जिनमें केमिकल्स का यूज़ होता है. यानी केमिकल इंडस्ट्री जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इसकी कंज्यूमर है. इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है, पोजीशन वाइज, प्लेस वाइज, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड 12th प्लेस इन वर्ल्ड, यानी केमिकल इंडस्ट्री का वर्ल्ड में 12th प्लेस है और एशिया में इसका 3rd स्थान है. एंड इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रीज हैं वो लार्ज स्केल पर भी हैं और स्मॉल स्केल पर भी हैं. एंड रैपिड ग्रोथ इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यूनिट्स. रैपिड ग्रोथ मतलब कि ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स दोनों की जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं ये. इनऑर्गेनिक केमिकल्स ये क्या इसमें इंक्लूड होता है? मेनली सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. Soda ash that is used to make glass and soaps, detergents and paper. Next है इसमें nitric acid and alkalis. Organic chemicals, ठीक है. इनऑर्गेनिक को हमने डिस्कस किया, अब है ऑर्गेनिक केमिकल्स. इसमें क्या होता है? मेनली है पेट्रोकेमिकल्स. और पेट्रोकेमिकल्स कहाँ यूज किए जाते हैं? दैट यूज्ड इन सिंथेटिक फाइबर्स, plastics, dyestuffs, drugs and synthetic rubber, and these are located near oil refineries. क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या बताया कि मेनली क्या होता है इसमें पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो ऑयल रिफाइनरीज और जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं उनके नियर बाय एरियाज में ये ऑर्गेनिक केमिकल्स के प्लांट सेटअप किए जाते हैं. एंड केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर, कि अपने आप में ही ये केमिकल इंडस्ट्री केमिकल्स का यूज करती है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है.
केमिकल इंडस्ट्री के बाद देयर इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज यानी जहां पर फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स मेनली कहाँ यूज होते हैं कि फार्म्स में, यानी खेतों में, क्रॉप्स में, लैंड को, सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। एंड इट इज centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly यूरिया। ठीक है, दो तरह के यहाँ पर फर्टिलाइजर्स हैं, एक है नाइट्रोजिनस जिसमें कि इंडिया का जो है इस प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट, ये इंडिया इसको प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर है। और दूसरा है यहाँ पर फास्फोरिक और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरेट एंड पोटैश। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा प्लांट्स डे बाय डे जो है इंडिया में सेटअप किए जा रहे हैं। और आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन तो जैसे इसमें एक नया मोड़ आ गया, एक क्रांति आ गई कि फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई, और डिफरेंट स्टेट्स में लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बहुत सारी स्टेट्स में फर्टिलाइजर्स प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए गए। Next is cement industry. There is increased demand of cement in India due to the development projects, and it is very essential for the construction activities such as buildings, houses and factories, bridges, roads, aircrafts and dams. कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो इसकी डिमांड जो है इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। And first plant was set up in Chennai in 1904, कि पहला सीमेंट का प्लांट जो है 1904 में चेन्नई में सेटअप किया गया था। ये 1 मार्क का यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। There are in India 128 large and 332 mini सीमेंट प्लांट्स, कि भारत में जो है लार्ज सीमेंट के प्लांट्स भी हैं और मिनी सीमेंट प्लांट्स भी हैं। और इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट का ओवरऑल, वो डोमेस्टिक डिमांड को भी कंप्लीट कर रहा है, और फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया से सीमेंट मंगवाती हैं, लाइक जो है यहाँ पर अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, तो सेंट्रल एशिया, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से ही सीमेंट मंगवा रही हैं। तो सीमेंट का जो है इंडिया में लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर ऑटोमोबाइल्स की इतने ज़्यादा इंडिया में नहीं थे, बहुत गिनी चुनी ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज थी लाइक फिएट, मारुति, जैन, ऐसे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ और थोड़े बहुत जो है टू व्हीलर्स हमें इंडिया की सड़कों पर देखने को मिलते थे। बट लिबरलाइजेशन के बाद कि जब से ये उदारीकरण की नीति आई कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपना जो है प्रोडक्ट्स और अपने सारे प्लांट्स सेटअप कर सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, तब से लेकर जो है यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है एक क्वांटम जंप लगा है इन लास्ट 15 ईयर्स में। मेनली जो है ये हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल्स प्रोवाइड करती है लाइक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, कार्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स, और इसके जो मॉडल्स जो हैं डे बाय डे जो है काफ़ी स्टिमुलेटेड होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड्स ऑफ द व्हीकल्स। कि नए नए मॉडल्स जो हैं हमारे इंडिया में थोड़े थोड़े टाइम के बाद लॉन्च होते रहते हैं, तो जिसकी डिमांड व्हीकल्स की जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई है। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी, की लिबरलाइजेशन के साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की विदेशी कंपनियां डायरेक्ट इंडिया में जो है इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ वो कोलैबोरेट करके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नए नए मॉडल्स जो हैं गाड़ियों के, व्हीकल्स के, वो लॉन्च कर रही हैं। सेंटर्स हैं इसके मेनली दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कि इंडिया में बहुत सारे सिटीज में यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की मतलब इंडस्ट्रीज के सेटअप हैं, प्लांट्स हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये भी बहुत मतलब रिसेंट टाइम की एक इंडस्ट्री है और इसकी जो डिमांड है और ये जो इसके प्लांट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत इंक्रीज हो रही है। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। कि इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें अगर हम फ्रॉम
ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, cellular telecom, pager and computers. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. कि इसको जो है बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक हब या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन वहीं होता है. Software technology parks of India have come up across the locations. कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी इंडिया में सेटअप हुए हैं. इसकी मेजर जो इम्पैक्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, क्या एडवांटेजेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि बहुत सारे लोगों को जो है आईटी इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इसको लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है. मेनली 30% विमेन जो है वो इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं. एंड दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि विदेशी कंपनियों के साथ जो है हमारा कोलैबोरेशन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ चुका है, ट्रेड बहुत वास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ये. अभी तक हमने सारे इंडस्ट्रीज की बात की और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इंडस्ट्रीज का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि इसका क्या प्रभाव है. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नो डाउट इंक्रीज होता ही जा रहा है और ये जरूरी भी है हमारी कंट्री में, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और डे बाय डे अगर हमने इंटरनल गुड्स यानी डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और अपनी इंटरनल डिमांड को भी कंप्लीट करना है, तो हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत लार्ज जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और तभी हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आएंगे. बट इसका जो है हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत एक साइड इफेक्ट पड़ रहा है, यानी एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन. मेनली कितने टाइप का पॉल्यूशन है फैक्ट्रीज के द्वारा. फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन. कि एयर पॉल्यूशन यानी कि जो हम मतलब ब्रीथ लेते हैं, जो मतलब एयर जाती है हमारे पास जो इनहेल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है ऐसे टॉक्सिन्स हैं या फिर ऐसी जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं उनका हायर प्रोपोर्शन जो है उसमें ऐड होता जा रहा है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड. ये जो मतलब एयर पॉल्यूशन जो है आज के टाइम पे एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है. नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन. कि फैक्ट्रीज का जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ड्रेन करते हैं वाटर में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, जिससे वाटर जो है वो कंप्लीटली पॉल्यूट होता जा रहा है. थर्ड है थर्मल पॉल्यूशन. इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है. लाइक जो भी फिशरीज हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं कि फैक्ट्रीज का सारा हॉट वाटर जो है वो रिवर्स और पॉन्ड्स में ड्रेन किया जा रहा है, जिससे थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन. दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. और क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे आ रही हैं. इट कोज मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट की लोगों की सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है. और इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है. इसके अलावा जो है लोग काफ़ी मतलब इरिटेट होते रहते हैं या फिर बहुत उनको एंगर आता है, बहुत गुस्सा करते हैं वो लोग, क्योंकि चारों तरफ उन्हें जो है बहुत नॉइस लगता है कि शोर आ रहा है कहीं से. तो फैक्ट्रीज जो है तरह तरह का पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं. तो एनवायरनमेंट डिग्रेड को कंट्रोल करने के लिए या फैक्ट्रीज के पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए. फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन. ग्रो मोर प्लांट्स. कि मैक्सिमम हम प्लांट्स ग्रो करें जिससे जो भी अनडिजायरेबल गैसेस हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स अपना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट. कि इंडस्ट्रीज का और जो फार्म्स का वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए. अवॉइड हॉट वाटर डिस्पोजल.
कि जो भी फैक्ट्रीज का हॉट वाटर रिवर्स में, पॉन्ड्स में डिस्पोज किया जा रहा है, तो स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जिसकी वजह से इसको कंप्लीटली अवॉइड किया जाए, सो दैट इट कैन बी कंट्रोल ऑन थर्मल पॉल्यूशन। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, कि जो भी नॉइस को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स हैं वो हमें यूज करने चाहिए, लाइक जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर रिड्यूस्ड, जो भी मतलब रीडिजाइंड मशीनरी, की मशीनरी जो है कंप्लीटली अपडेटेड होनी चाहिए, न्यू टेक्निक होनी चाहिए, जो भी आउटडेटेड मशीनरी है उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, उनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो ये थे मेजर स्टेप्स या मेजर मेथड्स कि जिनके द्वारा हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेशन का काम कर रहा है। इट इज ए मेजर पावर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन एंड इट हैज ISO सर्टिफाइड, यानी ISO से इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर EMS यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, कि NTPC ने एनवायरमेंट को पूरी तरह से जो है प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होने दिया। और इतने ज़्यादा मतलब लार्ज इलेक्ट्रिसिटी की प्लांट सेटअप करने के बाद भी NTPC जो एक कॉर्पोरेशन है, इसका एनवायरमेंट के ऊपर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल? दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू, कि कैसे पॉसिबल हुआ? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं वो NTPC में यूज किए गए हैं। सेकेंड, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बहुत मिनिमम किया गया है, और जो ऐश है यानी राख है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट एरिया, कि जहाँ पर भी मतलब थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो भी NTPC कॉर्पोरेशन के बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स पे जहाँ पर भी प्लांट्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, तो उनका सारा एरिया जो है वो सारा ग्रीन बेल्ट एरिया है, यानी मैक्सिमम प्लांट्स ग्रोइंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, कि जो भी मतलब ऐश है, जो भी राख है, उसको बहुत बड़े बड़े पॉन्ड बनाए गए, वहां पे उसको मैनेज किया गया, एंड ऐश वाटर जो है उसको रिसाइकिल किया गया, ये भी वहां पे अरेंजमेंट है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इन्होंने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होने दिया, इसीलिए ये जो ISO द्वारा सर्टिफाइड है, और इन्होंने EMS यानी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीटली प्रोटेक्ट किया है। तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। थोड़ा सा मतलब लेंथी चैप्टर है, बट 3 वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और पूरा चैप्टर जो है हमारा अच्छे से डिस्कस हो गया है, कि स्टार्टिंग में हमने मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज, फिर उसका क्लासिफिकेशन में भी हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और लास्ट में जो है एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है वो कौन कौन सा क्रिएट हो रहा है, एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।